नमस्कार। चैप्टर नंबर 1 के इस लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पहली क्लास में हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, कितने तरीके से होता है, ये सब बातें चार्ज के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पहली क्लास में डिस्कस की। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का बेसिक पर्पस ये है कि दो चार्जेस के बीच में आपस में कितना फोर्स लगता है, ये बात कूलम्ब्स लॉ ने बताई। फिर उसका एक फॉर्मूला डिराइव उन्होंने किया कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का। ये सब बातें हम कूलम्ब लॉ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको दो चार्ज Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस R है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं ये हमें निकालना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जब हम कूलम्ब लॉ की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये दोनों चार्जेस स्टैटिक हैं। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एक फिजिक्स का पूरा फील्ड है जिसमें हम स्टैटिक चार्ज को स्टडी करते हैं। मतलब चार्ज आपका स्टेशनरी है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को स्टडी करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। तो स्टैटिक चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों चार्ज स्टेशनरी हैं और आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें निकालना है। तो ये दो चार्ज मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करते, तो स्टेशनरी हैं, इसका मतलब हमने उनको होल्ड करके रखा है, अदरवाइज वो दूर भागते एक दूसरे से। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होते तब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते, तो हमने होल्ड करके रखा है, उनको अट्रैक्ट नहीं होने दिया, मतलब पास नहीं जाने दिया। कुल मिला के हमने दो चार्जेस को होल्ड कर रखा है, लेकिन होल्ड करने के बाद भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। आप लिख लीजिए डेफिनेशन। तो कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन हम देखते हैं एक बार। कूलम्ब लॉ बोलता है फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is inversely proportional to the square of distance between them and directly proportional to the product of magnitude of their charges and acts along the line of separation। ये आपकी कूलम्ब लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला पॉइंट चार्जेस, इसका क्या मतलब है देखेंगे हम। दूसरा वो फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
ये सेकंड पॉइंट है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये आपका सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट, एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका क्या मतलब वो एक बार समझते हैं। आप मान लीजिए ये आपका चार्ज Q1, ये आपका चार्ज Q2, इनके बीच की दूरी R, ये चार्ज Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R हमें निकालना है कि ये आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब है जो चार्ज का साइज है इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस r है ना, ये बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में इस चार्ज की डायमेंशंस बहुत कम हैं, तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका हमेशा जो कूलम्ब लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये दोनों चार्ज आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जितनी दूरी है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए अब समझते हैं एक बार प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, मान लीजिए ऐसा होता, इसका मतलब था कि मैं यदि डिस्टेंस को दोगुना कर दूं, अगर इसको दोगुना कर दूं तो मेरा फोर्स भी दोगुना हो जाएगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मैं यदि डिस्टेंस को दोगुना कर दूं तो आपका फोर्स हाफ हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वो भी स्क्वायर की टर्म में हो तब इसका मतलब क्या है, यदि मैं R को डबल करूं तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स। ये आपने समझा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो फोर्स जितना ज्यादा डिस्टेंस r जितना ज्यादा होगा उतना आपस में उनके बीच में फोर्स कम होगा पार्टिकल्स में। ठीक है भैया। थर्ड पॉइंट लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। जो दो चार्जेस जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अगर इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करना चाहता हूं और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कहने का मतलब यहां फोर्स आपका हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड है। यहां पर K क्या है, K एक आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 SI यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। अगर मुझे यूनिट निकालनी हो K की तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए आप यदि आपको K की यूनिट निकालनी है तो आप बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ और K को एक साइड रहने दो। तो K विल बी इक्वल टू F R स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। यहां पर जो यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर स्क्वेयर और इसकी कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर। ये आपकी K की यूनिट हो गई। यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर। अब इसके बाद जो आपका ये कांस्टेंट K है ये भी एक चीज पर और डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये सब मिला के एक कांस्टेंट बनाते हैं के को। तो यहां से अब देखते हैं कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है और उसकी यूनिट क्या है। वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। अगर आपको एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 SI यूनिट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को इस साइड ले जाओ। एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन नोट इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 और ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -9। ये आपकी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आएगी। इसको आप यदि सोल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ये आपकी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है। और यदि आप इसका क्या निकालना चाहें, यूनिट निकालनी चाहें, तो क्या करेंगे आप यहीं से निकालेंगे। एप्सिलॉन नोट को इस साइड ले आओ और के को नीचे ले आओ। एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के, और के की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। के की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू नहीं सॉरी इसकी यूनिट। के की यूनिट थी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब। तो आपकी एप्सिलॉन नोट की हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। ये आपकी एप्सिलॉन नोट की क्या निकल आई? यूनिट निकल आई। तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो इनके बीच में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम के भी बोल सकते हैं। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इन SI यूनिट्स। उसके बाद हमने के की यूनिट निकाली। के की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। इसके बाद एप्सिलॉन नोट की हमने वैल्यू निकाली। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपकी ये है और इसकी यूनिट ये है। इस तरीके से ये आपका कूलम्ब लॉ कंप्लीट होता है। अगर आपको कूलम्ब लॉ आता है तो आप किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब यहीं से एक बार समझ लेते हैं कि परमिटिविटी का क्या मतलब है। जो एप्सिलॉन नोट हमने यहां पर यूज किया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसके मायने हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो हमने जब एप्सिलॉन नोट लिखा है तो हमने लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप मान लीजिए ये एयर है और ये वाटर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक एक्स्ट्रा वर्ड डालना कि परमिटिविटी किसकी? फ्री स्पेस की। तो आप मान लीजिए एयर आपका फ्री स्पेस मान लीजिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नोट। आप ये मान लीजिए परमिटिविटी ऑफ वाटर इज एप्सिलॉन। कहने का मतलब जो परमिटिविटी है ये समहाउ आपके मीडियम पे डिपेंड करती है। यहां पे एयर था तो ये एप्सिलॉन नोट थी, और यहां पर ये वाटर था तो ये एप्सिलॉन हो गई। तो अगर दो चार्जेस Q1
और Q2 एयर में रखे हैं, डिस्टेंस उनके बीच में r है, तो उनके बीच में जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 1 बाय फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन एयर। मान लीजिए ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वेयर। अब ऐसे ही दो चार्ज यदि मैं पानी में रख दूं, सेम चार्जेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस भी दूरी है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ऐसे केस में जो ये आपस में नेट फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे, F इन वोटर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वेयर एप्सिलॉन। अब हमें यह देखना है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो नेट फोर्स लगा वो किस मीडियम में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। अगर हम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन वाटर अपॉन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन एयर करें, इनको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए Q1 Q2 और r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वो कट जाएगा, 4 पाई भी कट जाएगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप लिख लीजिए यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर एप्सिलॉन का मतलब यही है कि वो आपको वो फोर्स जो वाटर में लगी वो एयर में जितनी लगी थी उससे कितने गुना है ये बताती है। कहने का मतलब है कि ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि वाटर में किसी और फोर्स दुगनी फोर्स से अट्रैक्ट करने लग जाए या 1/2 से अट्रैक्ट करने लग जाए। तो कहने का मतलब है परमिटिविटी जो आपकी E है एप्सिलॉन, ये आपको ये बताती है कि उसके ऊपर नेट फोर्स अब कितने गुना लगेगा। तो आपने परमिटिविटी हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कूलम्ब लॉ का एक वेक्टर फॉर्म होता है जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब देखते हैं उसकी डायरेक्शन और वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे हम देखेंगे, इस बात को समझते हैं एक बार। आप मान लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। सिमिलरली आप एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये आपका x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है दोनों केस में। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक चार्ज r1 पोजीशन पर रखा है, एक चार्ज Q1 r1 पोजीशन पर रखा है, एक चार्ज r2 पोजीशन पर रखा है जिसका चार्ज Q2 है। अब हमें यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हमें निकालना है। इसका नोटेशन का मतलब समझिए, जो पहले 1 लिखा है इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है। इसी सेम डायग्राम को हम रिपीट करते हैं एक बार। यहां जो r1 पोजीशन पर पार्टिकल रखा है, चार्ज रखा है, उसकी वैल्यू Q1 है। जो r2 पर रखा है उस चार्ज की वैल्यू Q2 है। यहां पे हमें निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इतना आपको क्लियर है। अब
इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ आना चाहिए। वेक्टर एडिशन हम 3 तरीके से करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से, आपका ट्रायंगल लॉ से और कंपोनेंट मेथड से। तो ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं इस बात को एक बार समझते हैं। अगर आपके 2 वेक्टर्स हैं, यहां कर लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका हमें एडिशन निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वेक्टर के टिप पे दूसरे वेक्टर का टेल लगा दो। अब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा इन दोनों के साथ, और उसका जो ओरिएंटेशन है वो इस सीक्वेंस के अपोजिट होगा। ये आपका a प्लस बी होगा। कहने का मतलब क्या है, वेक्टर a है और एक b है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप a की टिप पे b की टेल रख दो, और जो a b से ट्रायंगल बनने वाली है उस ट्रायंगल के अपोजिट सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब क्या है, अगर एक इसकी एरो इस साइड थी, इसकी एरो इस साइड थी, तो नॉर्मल सीक्वेंस तो इस साइड होना चाहिए, लेकिन उस सीक्वेंस के अपोजिट में यदि आप एक तीसरी साइड ट्रायंगल की ड्रॉ करोगे तो दिस साइड रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं वापस इसी पे। फर्स्ट केस में हमने क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच दूरी कितनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका एक वेक्टर है r2, ये एक वेक्टर है r1। यहां से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाऊं मैं, तो ये जो रिमेनिंग वेक्टर है इसको मैं यदि r12 बोल दूं तो हम इसमें लिख सकते हैं r2 एक वेक्टर सेम सीक्वेंस में दूसरा वेक्टर प्लस r12 और उसके अपोजिट सीक्वेंस में ट्रायंगल की थर्ड साइड, वो आपकी उन दोनों की एडिशन होगा। तो r12 इज इक्वल टू r1 माइनस r2। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये देखा कि जो इन दोनों के बीच का वेक्टर है, इनके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो ये है आपका। अब मुझे चाहिए क्या, इन दोनों के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप लिख दो r12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए एक बार, कूलम्ब लॉ जब हमने डिस्कस किया था तो 3-4 बातें करी थी। पहला पॉइंट चार्ज, दूसरा आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरा मैग्नीट्यूड्स चार्ज का जो है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि ये 2 चार्जेस जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 फोर्सेस। कहने का मतलब ये 2 चार्जेस आपस में जितना भी फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। जो लाइन इन दोनों के थ्रू पास करेगी उस फोर्स की डायरेक्शन उसी लाइन पर होगी। अगर मान लीजिए अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी अलोंग दिस साइड। इस साइड होगा इसका फोर्स। तो हम लिखते हैं अब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप अगर इसको डायरेक्शन देना चाहें तो R12 कैप, क्योंकि जब आप डायरेक्शन के साथ लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ को तो आपको उस फोर्स की, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये वाला पार्ट आपका मैग्नीट्यूड है, इसमें r स्क्वायर की जगह बस r1 आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया है और एक डायरेक्शन आ गई है। तो इस तरीके से हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लिया है। सिमिलरली अगर हम यहां पे करें तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, यहां पे हम R21 निकाल लेते हैं, ये आपका R21 है।
R21 will be equal to R2 minus R1, और आप सीधा अगर सिमिलरली करना चाहें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर R21 कैप। इस कैप का मतलब है कि वो एक यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो कूलम्ब लॉ आप इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और यहां पर आप ध्यान से देखें तो R12 वेक्टर किस साइड था, इस साइड। R21 वेक्टर किस साइड है, इस साइड। अपोजिट डायरेक्शंस हैं। उसके अलावा जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम है। यहां पर ये वाला मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन 1, इस पे जो फोर्स है इसके कारण वो इस साइड है, मतलब ये इसको इस साइड पुश कर रहा है। अब देखते हैं यहां पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस साइड है, वो इसको इस साइड पुश कर रहा है। एक 1 है वो 2 पे इस साइड फोर्स लगा रहा है, और जो 2 है वो 1 पे इस साइड फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव होता है कि अगर आप की एक बॉडी दूसरे पर इस साइड फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले पर इस साइड फोर्स लगाएगी। इक्वल उनका मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट उनकी डायरेक्शन होगी। तो ये हमने कंप्लीट डिस्कशन किया कि हम कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है। वैसे तो ये एक सोल्ड न्यूमेरिकल है आपकी किताब में, लेकिन इसको हम थ्योरी की तरह भी कर सकते हैं। देखिए, नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्स हैं। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर और वीक इंटरेक्शन। इन दोनों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके हायर क्लासेस में, या न्यूक्लियर का जो चैप्टर है वहां डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जितनी भी आपकी यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करती हैं वो इन चारों में ही क्लासिफाई हम कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कितने गुना स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने क्या लिया, एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। इनके बीच का डिस्टेंस r है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कारण ये है कि इन दोनों का मास है, तो ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से भी अट्रैक्ट होंगे, और इनका अपोजिट चार्ज है, यहां पर चार्ज माइनस है, यहां पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट भी करेंगे। तो दोनों फोर्स यहां एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लिया है। यहां पर देखते हैं, पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ये होता है G(M)P(M)E, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। ये आपका इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E मान लेते हैं इसको एक बार मैग्नीट्यूड वाइज E। इसका चार्ज भी उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, लेकिन वो
ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे E इंटू ई स्क्वेयर कर लेते हैं। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E अपॉन आर स्क्वेयर। अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो इनका रेशियो ले लें। तो लेट्स से F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन Fg कितना आ जाएगा आपका? Fe ऊपर है, Fe का ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, हमने अभी देखी थी। ई स्क्वेयर की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। आप देखिए ये आर स्क्वेयर जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, एक बार यहां आप इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए, एफ जी अपॉन एफ अपॉन एफ जी, दिस इज, इसको आप के बोल दीजिए, के ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और एफ जी हो जाएगा जी एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर हमने वहां लिख दिया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है, इसको यहां डिवाइड कर दो, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये सारे मैं एसआई यूनिट्स में लिख रहा हूं। मास ऑफ प्रोटॉन इज ये 6.7 होता है शायद, आप इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लीजिए कि जी की वैल्यू कितनी होती है। हाँ 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 यही होती है। फिर प्रोटॉन का मास इज 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 36 के ऑर्डर का आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल की तुलना में बहुत 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 बहुत, जितने बहुत लगा सकते हो लगाते रहो, इतने ज्यादा बड़ा है, 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर। तो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को रख दिया जाए तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत कमजोर है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने कूलम्ब लॉ को डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यहां पे सिर्फ 2 चार्ज थे, अगर कई सारे चार्ज प्रेजेंट हों तो वहां फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी इस क्लास में डाउट रह गया है, यू आर फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है बोजोन का 8683812695। इस नंबर पर आप हमें पर्सनल डाउट्स भी भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।